दोस्तों आज है 9 अगस्त 2023। आप सोचेंगे कि इतनी स्पेशल डेट क्या है सर जो आप ऐसे मेंशन कर रहे हो। जी हाँ, दिस डे इज लिटिल स्पेशल। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये 78th एनिवर्सरी देखी जा रही है आपके हिरोशिमा, नॉट हिरोशिमा, एग्जैक्टली नागासाकी बॉम्बिंग की। देखिए वर्ल्ड वॉर टू आपको याद होगा डेफिनेटली। और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यूएस वाज द ओनली नेशन जिसके पास न्यूक्लियर पावर देखने को मिलती है और यूएस उस न्यूक्लियर पावर को यूज करता है। काफी बार ये बोला जाता है, इफ यू वांट टू जज समवन देन ट्राई टू गिव देम पावर, विदाउट पावर एवरीवन इज एथिकल। और यही हुआ, यूएस के पास न्यूक्लियर पावर उसी टाइम पे आई और यूएस ने उसको टेस्ट करने के लिए डेफिनेटली सेकेंड टाइम न्यूक्लियर बॉम्बिंग की है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइम यस इट हैपेंस इन हिरोशिमा, बट लेटर ऑन यूएस ने दोबारा बॉम्बिंग की है नागासाकी पे। देखेंगे कि यूएस क्या एक्सप्लेनेशन देता है और वो एक्सप्लेनेशन क्या जेन्युइन है या फिर वो एक्सप्लेनेशन टोटली इरेलेवेंट है। यूएस के एस्पेक्ट से भी हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ये आता है कि जापान के पीएम किशिदा ने एज ऑफ नाउ कंडोलेंस ऑफर किया बिकॉज देयर आर मेनी मोर नंबर ऑफ डेथ हैपन इन दिस न्यूक्लियर अटैक। ये जो आपका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इसमें काफी सारी डेथ जो है वो देखने को मिली थी। एंड दिस इज द 78th एनिवर्सरी ऑफ यूएस एटॉमिक बॉम्बिंग एज ऑफ नाउ टुडे। 9 अगस्त 1945 का टाइम होता है जिसपे कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम होता है फेटमैन। देखिए ये तो हम नागासाकी की बात कर रहे हैं, इससे पहले हिरोशिमा पे भी एक बॉम्ब गिराया जाता है और जिसका नाम होता है लिटिल बॉय। मतलब ये था कि ये लगातार कंटिन्यूअस फेज के अंदर सेकेंड यूएस के थ्रू बॉम्बिंग जो है वो की गई थी। उससे पहले जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। सिर्फ 3 दिन पहले ये इंसिडेंट होता है और उसके बाद में जापान पे सेकेंड बॉम्ब गिराया जाता है। अब सवाल ये है कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका तो कहना है कि यस आई वुड लाइक टू ऑफर माय ऑल सिंसियर कंडोलेंस एज वेल एज आई विल ट्राई कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग कभी भी ऐसा दोबारा से इंसिडेंट देखने को ना मिले। और ऐसा कहना लाजमी भी है क्योंकि जापान उस चीज के नुकसान के तले इवन आज भी है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर रेडिएशन का मामला था और सिर्फ बॉम्बिंग के टाइम पे ही नहीं, लेटर ऑन स्टेज तक काफी सारे लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस वाज अ क्रिटिकल सिचुएशन। जो ट्रेजेडी है नागासाकी में यस 78 ईयर्स अगो हुई थी, लेकिन आज भी वहां पे रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाते हैं। इवन जब यूएस के प्रेसिडेंट की विजिट जब भी होती है तो हमेशा इस चीज का जिक्र आता ही आता है। इंपॉर्टेंट ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान का कहना है कि देखिए न्यूक्लियर बॉम्बिंग को अगर रोकना है तो हमें बेटर होगा वर्ल्ड से न्यूक्लियर बॉम्ब को खत्म करना होगा। क्योंकि यूएस जैसे रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज अगर ऐसा कर सकते हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील कि नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज इस टाइप का अटैक कभी भी एग्जीक्यूट कर सकती हैं। आज हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवता के बारे में। यूएस क्या एक्सप्लेनेशन देता है? 1945 का जो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो यूएस की एक्सप्लेनेशन ये थी कि जापान जब पैसिफिक ओशियन तक आपका वॉर पहुंच जाता है तो जापान किसी भी लेवल पे सरेंडर करने को तैयार नहीं था। बात ये नहीं है कि किसी भी लेवल पे, यूएस का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जापान जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर करे। जापान वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर अनकंडीशनली एंड दैट्स वाई यूएस को ये लगा कि मेनलैंड ऑफ यूएस पे कभी भी अटैक हो सकता है। उस अटैक को रोकने के लिए इन्होंने लगातार 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए एंड दैट वाज अ क्रिटिकल सिचुएशन। क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो ये दी गई कि यूएस प्रेसिडेंट ने इवन काफी सारे अपने चाहने वालों को भी लेटर लिखा और उसमें साफ लिखा था कि अगर मैं जापान के ऊपर ये बॉम्ब नहीं गिराता तो शायद 2.5 लाख से ज्यादा अमेरिकन की डेथ हो सकती थी इन केस ऑफ वॉर, जब वॉर आपके यूएस के मेनलैंड पे होता। और सिर्फ डेथ ही नहीं, इकोनॉमिकली लॉस भी देखने को मिलता। आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी हिस्ट्री के अंदर यूएस की मेनलैंड पे कभी कोई ऐसा वॉर देखने को नहीं मिला। यूएसए इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली और यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिली थी।
इवन यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो, इनका भी कहना है कि जो डिवास्टेशन है वी विल ट्राई, और हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि डिवास्टेशन दोबारा कभी ना हो, इसको एलिमिनेट किया जाए। ये ट्विटर हैंडल की फोटो है एंटोनियो गुटेरेस की। ये बताती है कि वी शुड एलिमिनेट न्यूक्लियर रिस्क, और वो तभी हो सकता है जब हम क्या कर दें, एलिमिनेट करें न्यूक्लियर वेपन्स को, राइट। सो दैट वाज द पर्सपेक्टिव जो यहाँ देखने को मिला था। अब सवाल ये आता है कि क्या वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने का सिर्फ यही एक तरीका था? क्या इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने का तरीका कोई नहीं था? देखिए, यूएस के हिसाब से यही सिचुएशन थी। यूएस के हिसाब से क्या था? जापान सरेंडर एंड अवॉइड प्रोट्रैक्टेड एंड कॉस्टली इन्वेजन। यूएस के लिए वो इन्वेजन ऑब्वियसली 2.5 लाख सोल्जर्स शायद मारे जाते, और एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि यूएस का इंफ्रा और इकोनॉमी वो काफी हद तक खतरे में आ जाता। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही इंटेंशन थे, इसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं है? जी हाँ, इसके अलावा भी इंटेंशन था। इंटेंशन था एक्सपेरिमेंट का। देखिए, यूएस ने जस्ट 16 डे बिफोर ये डिक्लेयर किया कि नाउ वी आर ए एटॉमिक पावर कंट्री। और एटॉमिक पावर कंट्री कब? 16th ऑफ जुलाई 1945 ट्राइनिटी टेस्ट किया गया, जिसके अंदर ये इंश्योर किया गया कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट हुए हैं फॉर एटॉमिक एनर्जी दे आर वर्किंग वेरी वेल। और सवाल आता है कि यूएस अब ट्राई करना चाहता था कि कितना ऑथेंटिक है, कितना इफेक्टिव है हमारे ये एक्सपेरिमेंट, और हमें वॉर में किस तरीके की सुपरमेसी दिला सकते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट के चलते ऑन 6th ऑफ अगस्त लिटिल बॉय, जिसकी वजह से 140,000 पीपल की डेथ देखने को मिली, एंड देन आफ्टर ऑन 9th ऑफ अगस्त again the same number was repeated, although the number of death in comparison to this was lesser, but atomic bomb was very powerful even at that time. आर्ग्यूमेंट तो ये भी दिया जाता है कि जो आपकी 9th ऑफ अगस्त को बॉम्ब डाला गया, उससे पहले जापान ये सोच रहा था कि यूएसएसआर को बीच में लाया जाए, यूएसएसआर एक मीडिएटर का काम करे बिटवीन जापान एंड यूएस, एंड दैट्स व्हाई यूएस को चाहिए था कि हमारी अपनी सुपरमेसी होनी चाहिए। अगर यूएसएसआर एक मीडिएटर का काम करता है तो वर्ल्ड में एज ए लीडर, एज अ सुपर पावर जो इमेज बनेगी वो यूएसएसआर की एक बिगर पिक्चर होगी। एंड इवन टू शो यूएसएसआर वी आर द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड द पोल ऑफ द पावर इज फ्रॉम यूएस, यूएस आपकी इस बॉम्बिंग को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है यूएस के थ्रू कि वी जस्ट वांट टू स्टॉप वॉर, वी जस्ट वांट टू सेव आवर पीपल एंड इकोनॉमी, दैट इज ऑलमोस्ट इरेलेवेंट। और खासकर तब जब यूएस अपने आप को एक ऐसी कंट्री बताता है हु रेस्पेक्ट फॉर द फंडामेंटल। इवन यूएस के प्रेसिडेंट ने जो लेटर्स अपने डियर नियर वन को लिखे थे, उसमें ये भी लाइन लिखी हुई थी कि अगर यूएस के हित में नेक्स्ट टाइम भी मुझे ऐसा करना पड़ता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आई विल डू दैट। दिस वाज द मेंटेलिटी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। तो डू यू थिंक यूएस जो एक नकाब पहन के घूमता है कि हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी थी और वॉर को रोकना था, इस वजह से मजबूरी में ये स्टेप हमें लेना पड़ा? आई थिंक दिस इज द अनदर way by which we can look upon these kind of things. So this is the perspective, this is the real reason जिसकी वजह से ये ब्लास्ट जो है वो देखने को मिले थे। यूएस वॉर प्लेन एनोला गे, जिसने करीबन 1650 फीट की हाइट से फैटमैन बॉम्ब को डाला था, और आपके इसी रीजन की वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा नंबर में डेथ देखने को मिली। नागासाकी की जो टोपोग्राफी है, उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है हालांकि इस टाइम पे, क्योंकि ये क्या थी, एक वैली थी माउंटेन्स के बीच में। तो बाय दैट वे वी कैन से कि हाँ, इन वैलीज के अंदर जो आपका ब्लास्ट हुआ, जो एनर्जी रिलीज हुई, उससे काफी हद तक एक प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड हुई। अगर ये फ्लैट और प्लेन एरिया होता, अगर ये फ्लैट या प्लेन एरिया होता, तो फिर सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकती, नंबर ऑफ पीपल की डेथ काफी ज्यादा हो सकती है। इवन यूएस ने तो ये भी एक बार कहने से बोला था कि हमारा टारगेट रियल में नागासाकी नहीं था, ये तो कुछ मिस कैलकुलेशंस हुई। तो यूएस के अलग अलग लीडर्स ने
काफ़ी इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशन इनके ऊपर दी है, बट हाँ, ये भी सच्चाई है कि जेन्युइनली उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से इस इंसिडेंट के बारे में वर्ल्ड से माफ़ी मांगना या जापान से माफ़ी मांगने का विचार मन में नहीं आया है। एंड दैट इज़ द क्रुशियल थिंग कि आप कोई गलती करते हो और उस गलती को नहीं मानते हो, तो वो एक ऐसी स्टेज होती है कि उस गलती को आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको गलती गलती नहीं लगती। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप होते रहे, तो डू यू थिंक कि एक ऐसी कंट्री, यूएस जैसी कंट्री, अगर ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेप ले सकती है, तो नॉर्थ कोरिया क्या किसी चीज में पीछे हटेगा? आई थिंक सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन इन विच द वर्ल्ड इज लिविंग एज ऑफ नाउ। व्हाट इज योर स्टेक? आप कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। और नागासाकी डे डेफिनेटली न्यूक्लियर थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड से ऑब्जर्व किया जाता है। This day play an important role to focus on anti-war and anti-nuclear demonstration. इवन खतरा ये भी माना जाता है कि इतने दिन से जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर कंटिन्यूस है, एक्चुअली दिस इज ए डेंजरस सिंबल, दिस इज ए डेंजरस साइन। अब आप सोच के देखो, सिचुएशन सेम है, एक नॉन एंडिंग वॉर लड़ा जा रहा है। क्या यूएसएसआर या रशिया में बोलूं, तो अगर उसके मन में सेम चीज आती है कि वी वांट टू स्टॉप द वॉर एंड वी वांट टू स्टॉप द नाटोज इन्वेजन, देन इफ वी विल डू दैट, तो वर्ल्ड एक डेंजरस सिचुएशन में चला जाता है। तो देखिए, कुछ इंसिडेंट हिस्ट्री में ऐसे होते हैं जो शायद उस टाइम पे उस लीडर को ठीक लगे, बट वो वर्ल्ड के लिए बहुत ही बेकार एग्जाम्पल बन जाते हैं। एंड दैट इज राइट हियर। चलिए फिर, दिस वाज द स्टेक जो आपको समझना जरूरी था, एंड दिस वाज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स ऑफ यूएस। अब जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 11th ऑफ अगस्त को 11:30 AM पे सुपर कोचिंग आईएएस के टेक्स्ट बुक चैनल से जुड़ें और रिकॉर्डिंग दी 2024 स्ट्रेटेजी को आप समझें, so that you can easily get admitted into the civil services. All the very best. Subscribe the channel for getting updates, so that you can easily be getting update from all the videos and even about all the sessions, and your doubts can easily be addressed in this session as well. Thank you very much. All the best.